Today we will be doing the concept of reverse repo rate. ठीक है, what exactly is reverse repo rate? It is the rate which RBI gives to the commercial banks for taking short-term loans from them. Just like commercial banks are in need of money, मैं आपको हमेशा ये रिलेट करके बताती हूँ. इफ यू रिमेंबर, आरबीआई इज जस्ट लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स. जब आपको कहीं और से पैसे नहीं मिलते तो आप ग्रैंड पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं. तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, देन दे अप्रोच यू. ठीक है, तो वो जो आपको इंटरेस्ट देंगे, अगर आपसे लोन लेके आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जिस इंटरेस्ट पे वो आपसे मनी बोरो कर रहे हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. करेंटली रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%. रेपो रेट इज 4%. यानी अगर आपको ग्रैंड पेरेंट्स से आप लोन लोगे तो वो आपसे 4% लेंगे, लेकिन अगर वो आपसे लोन लेंगे तो वो आपको 3.35% ही देंगे. वो बड़े आफ्टर ऑल, तो आपको उनका इतना रिगार्ड करना पड़ेगा. ठीक है, दिस रेट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई ओनली. ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक पैसे दे रहा है तो वो इस पोजीशन में है कि वो इंटरेस्ट फिक्स कर सके. नो. ठीक है, अब देखते हैं हाउ दिस रिवर्स रेपो रेट is used to solve the problem of excess demand and deficient demand. If there exists excess demand in the economy, ये कौन सी सिचुएशन है? AD greater than AS corresponding to full employment. AD को कम करना है. AD क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर है. तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देगा. यानी the rate at which commercial banks can park their surplus funds with RBI बढ़ जाएंगे. So commercial banks will feel कि हमें RBI को पैसा देके ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. They will park more of their surplus funds with RBI. जब ऐसा होगा तो उनके पास फंड्स की कमी आ जाएगी. यानी उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, जब उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कम लोन्स देंगे, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज इन द इकोनॉमी. व्हेन मनी सप्लाई गेट्स डिक्रीज्ड, एग्रीगेट डिमांड, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, विल फॉल and the problem of excess demand will be solved. क्योंकि सॉल्व कैसे होनी थी? एडी को कम करके. एडी को हमने कैसे कम किया? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया. On the other hand, if there exists the problem of deficient demand in the economy, that is the situation of AD less than AD corresponding, कोई बात नहीं, AD भी कह सकते हैं, AD corresponding to full employment. मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना चाहिए, एक्चुअल में इतना है, तो शॉर्टफॉल है ना, हमें इसको बढ़ाना है, इस शॉर्टफॉल को फिल करना है. तो क्या करेगी आरबीआई? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी. यानी द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई इज नाउ लेसन्ड. सो व्हाट यू एज अ कमर्शियल बैंक विल फील? You will say, no, RBI is giving me very less return. I will not prefer to park my surplus funds with RBI. So you will keep your funds with yourself. That is, your lending capacity will increase. इस केस में कम हो रही थी, बढ़ जाएगी. You will be offering more loans. Money supply will increase. Aggregate demand will increase. Problem of deficient demand will be solved. So we are facing the situation of deficient demand these days, deflationary gap. As a result, RBI has reduced the reverse repo rate. Currently it stands at 3.35%. मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, generally reverse repo rate is pegged to repo rate, related to peg repo rate. Generally इनमें 0.25
परसेंटेज का डिफरेंस होता है, बट नाउ द डिफरेंस इज मोर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटे, एक टर्म होती है बेसिस पॉइंट्स, जिसको हम BPSB कहते हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। यानी अगर आरबीआई ने रेपो रेट 1% डिक्रीज कर दिया, 5% था 4% कर दिया, तो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज फ्लैश होगी? दैट आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द रेपो रेट बाय 100 basis points. Right? This is the technical term which you should know. आपको केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। इस बार सैंपल पेपर देखिए, 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस टोटल केस स्टडी बेस्ड आने हैं। ठीक है, एक केस स्टडी दी होगी और उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस है, 1 मार्कर्स, 3 फ्रॉम मैक्रो, 3 या 4 एंड रेस्ट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। 1 मार्कर्स हैं, लेकिन बेस्ड ऑन 1 केस स्टडी 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, तो उसमें अगर लिखा होगा 100 बेसिस पॉइंट, अगर लिखा हो 25 बेसिस पॉइंट 0.25%, 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, जनरली आरबीआई ना 25 बेसिस पॉइंट के मल्टीपल्स पे डिक्रीज इंक्रीज करती है, लेकिन ये जो हमारा करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास, उसने 40 बेसिस पॉइंट भी कम किया। ही सेज कि कहीं लिखा थोड़ी ना हुआ है कि हमें 25 के मल्टीपल्स में करना है, हम इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। बाकी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमने कल कर लिए थे। नाउ कमिंग टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बेटे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किसको बोलते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के विच यू नो अफेक्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। हम क्रेडिट मनी सप्लाई या क्रेडिट को कम या बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ लेके जाना। We want to regulate the flow of credit in our economy. For that purpose, we make use of qualitative instruments. So what are the various qualitative instruments being used by RBI? Number 1, most important, margin requirements. What is margin? Margin requirement is the difference between value of security and value of loan offered. बेटे just listen. जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। Let us suppose आपके पास 100 रुपए की सिक्योरिटी है, तो बैंक आपको लोन 100 का देगा, 100 से ज्यादा का देगा या 100 से कम का देगा? 100 से कम का देगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है between the value of security and value of loan offered, that is known as margin. ठीक है, so what is margin? It's the difference between value of security and value of loan offered. तो let us suppose हमारी गवर्नमेंट ने मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा हुआ है 20 का, यानी कोई पर्सन 100 की सिक्योरिटी लेके आता है तो उसको 80 का लोन दिया जाता है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट वॉन्ट्स के रियल एस्टेट में या से एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रेडिट ज्यादा जाए। बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स हेजिटेट करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन देने के लिए। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ रीपेमेंट इज देयर। बैड डेट होने का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। फार्मर्स जनरली अपना लोन रीपे नहीं कर पाते, इसीलिए बैंक्स हेजिटेट करते हैं उनको लोन देने के लिए। तो जिस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट नहीं जा रहा और उसकी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो आरबीआई ने एक तरीका चुना, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसने क्या किया? इसने एग्रीकल्चरल सेक्टर में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी। यानी अगर एक फार्मर 100 रुपीज की सिक्योरिटी लेके आएगा तो उसके बेसिस पर उसको 90 का लोन दे दिया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इस सेक्टर में क्रेडिट बढ़ जाएगा। 100 के पीछे आपको 90 का मिल गया तो क्रेडिट बढ़ गया ना। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर में चाहती है क्रेडिट ना जाए, जैसे रियल एस्टेट है, गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर उसके प्राइसेस को रोकना है तो उसमें जो पैसा जा रहा है वो बंद कर दो।
लोग घर कैसे खरीदते हैं, प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, लोन लेके, ठीक है। तो अगर हम उनको लोन नहीं देंगे या कम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें पैसा कम डाइवर्ट होगा, यही हम चाहते हैं। तो क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई रियल एस्टेट में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, यानी 100 की सिक्योरिटी के पीछे सिर्फ 70 का लोन देगी, 30 मार्जिन कर दिया, ठीक है। सो द थिंग इज, in order if the government wants to increase the money supply in any particular sector, it will decrease the margin requirement, and if the government wants to increase the flow of credit in any particular sector, in that particular sector margin requirement will be decreased by RBI. Clear? This is the qualitative instrument. ये money supply को expand या contract नहीं कर रहा है, लेकिन एक particular sector में ये उसकी डायरेक्शन को रेगुलेट कर रहा है, इधर कम हो जाएगी, इधर ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन, सुएजन वर्ड परसुएजन से बना है। यू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी की मिन्नत डालते हो या किसी को इनकरेज मोटिवेट करते हो कि आप ये काम करो। सो बेटे 1991 में जो हमारी पॉलिसी आई लिबरलाइजेशन की, जिसमें हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसमें हमने आरबीआई का रोल स्विच कर दिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई इज नो मोर रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इट जस्ट फैसिलिटेट्स देयर वर्किंग, which means RBI cannot fix interest rate for the commercial banks, right? Commercial banks fix their own interest rate. RBI just indicates कि भी हमें ये चाहिए, ठीक है, और बैंक उसको फॉलो करें ना करें, उनको कुछ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम होती है, ठीक है। सो इन केस आरबीआई को अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है और वो चाहता है कि भी रियल एस्टेट, मैंने जैसे कल परसों भी डिस्कस किया था, लॉकडाउन के बाद से रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा स्लम्प आ गया है, ठीक है। बिल्डर्स ने बड़े बड़े कितने फ्लैट्स बना के रखे हैं, लेकिन वहां पे कोई पैसा नहीं आ रहा। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लगिशनेस से कम ऊपर आए, उभरे, ठीक है। तो उन्होंने एक सर्कुलर भेज दिया सारे बैंक्स को कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मोर लोन्स टू द हाउसिंग सेक्टर। दिस इज जस्ट अ मॉरली उनको एक परसुएड करा कि भाई हमारी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू दिस फेज, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू ऑल दिस, ठीक है। सो बैंक्स मे फॉलो, बैंक्स मे नॉट फॉलो, बट आरबीआई is regulating the flow of credit by morally persuading the commercial banks. Clear? This is qualitative instruments. Third, it's just like हम आपको बार बार रिमाइंड कराते हैं, बेटे प्री बोर्ड आने वाले हैं, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप मानो ना मानो, हम आपको रेगुलेट कंट्रोल नहीं कर सकते, we can only encourage you, motivate you, persuade you, ठीक है। But sometimes what will happen if despite all our sayings you do not follow, तो क्या होगा? We will have to take direct action. Sometimes RBI has to take direct action against any particular bank for not following its instructions. So that instrument is known as direct action, ठीक है। Then another may be बेटे credit rationing. Rationing word पता है आपको? Rationing का मतलब है कोटा फिक्स कर देना, एक लिमिट फिक्स कर देना। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक्स को बोल देता है कि भी इतने परसेंटेज से ज्यादा, अगर आपके पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, 100 टोटल डिपॉजिट्स हैं, उसमें से 20 लीगल रिजर्व रेशियो है, 80 करोड़ का आपने लोन देना है, इसमें से रियल एस्टेट में 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दिस इज क्रेडिट राशनिंग डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि कई बार बैंक्स क्या करते हैं, रियल एस्टेट को चला गया 60%, एग्रीकल्चर के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये राशनिंग फिक्स कर देती है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स which are being followed by RBI under its policy, which is known as monetary policy, money policy or credit policy, ठीक है। So this has been reviewed
मॉनेटरी रिव्यू कमेटी है हमारी एक, जो टाइम टू टाइम इकोनॉमी की सिचुएशंस को देखते हुए इसको रिव्यू करती रहती है। ठीक है, जो अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स पता चल गया आपको। मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं वो क्वांटिटेटिव ही होते हैं, बैंक रेट या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके ऊपर क्वेश्चन सैंपल पेपर में बहुत आए हुए हैं। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, और ये इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड। सो इसको अच्छे से करके जाइए क्योंकि करंट सिचुएशन से रिलेट भी बहुत करते हैं और डेटा भी लर्न करना है। ऑल राइट, लेट अस गो अहेड and discuss the another policy which is used by our government to control the problem of excess demand and deficient demand. That is fiscal policy. Whenever I make use of this word fiscal, I always tell you fiscal relates to what? No, income and expenditure. Fiscal word relates to income and expenditure. So what policies of the government can be referred to as fiscal policy? Anyone? कभी सुना है गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की है? बेटे फिस्कल पॉलिसीज इनहेरेंट इन गवर्नमेंट बजट। जो बजट है वो किससे रिलेट करता है? कितनी इनकम होगी इस साल और कहां कहां खर्चा करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, so fiscal policy is basically inherent in the budgetary policy of the government. Fiscal policy has four main instruments: taxation, public borrowing, public expenditure, and deficit financing. These are the four components of fiscal policy. Now let us see how these instruments are used to solve the problem of excess demand or the deficient demand existing in the economy. First is taxation. Tax, compulsory payment made by the households or the firms to the government. ठीक है, how tax can affect our expenditure? By affecting our disposable income. What is disposable income? That income which we can spend as we like. मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है, लेकिन वो मेरी इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50,000 अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, क्योंकि इसमें से मेरा 5,000 रुपये टैक्स पर मंथ जाना है। ठीक है, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई? 45,000, क्योंकि टैक्स देने के बाद जो इनकम बची उसको मैं जैसे मर्जी चाहूँ खर्च सकती। If the government imposes high rate of taxes on my income, say now I have to pay 6,000 per month, now my disposable income will be 44,000 less, which means now I will be able to spend less, यानी planned expenditure of the economy will decrease. खर्चा मैं कम करूंगी तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? Excess demand. So I am repeating what I said. Now I will apply it on the economy. If there exists excess demand in the economy, government will increase the rate of tax. Yes, tax rate increase will lead to fall in disposable income of the people. Now people can spend less, so their planned expenditure, that is aggregate demand, will decrease and the problem of excess demand will be solved. On the other hand, if there exists deficient demand like these days, what should government do? Government should reduce the tax rate. पहले मेरी इनकम के ऊपर 5,000 मुझे देना पड़ता था, अब 4,000 देना पड़ता है, तो माई डिस्पोजेबल इनकम इज मोर,
So I can spend more. So when I spend more, the problem of deficient demand will be solved. So apply it on the whole of the economy. When tax rate will decrease, disposable income of the country will increase, which will lead to increase in planned expenditure, and the problem of deficient demand will be solved. AD बढ़ गया तो deficient demand automatically solve हो जाएगी. ठीक है. बट बेटे टैक्सेशन के ऊपर हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स रेट अगर हम बढ़ाते हैं, टैक्स हमेशा लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अदरवाइज हाहाकार मच जाएगा, पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. मुझे कोई कहे अपनी इनकम का आधा हिस्सा टैक्स में दे दो, दैट्स नॉट डन. ठीक है. सो अनदर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वी कैन मेक यूज ऑफ पब्लिक बोरोइंग. गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम मनी. गवर्नमेंट के बोरोइंग के 3 सोर्सेज होते हैं, पब्लिक बोरोइंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आरबीआई. ये 3 सोर्सेज से गवर्नमेंट बोरो करती है. बजट आपने पढ़ा है ना, बजट जब डेफिसिट में चला जाता है तो उस डेफिसिट को ऑफसेट करने के लिए बोरो की जाती है. बोरोइंग्स, बोरोइंग कहां से ले सकते हैं? आप लोगों से, जनरल पब्लिक से. आपको बॉन्ड्स वगैरह दे देती है गवर्नमेंट, आपसे बोरो कर लेती है. ठीक है. अगर गवर्नमेंट आपसे बोरोइंग्स करेगी, ज्यादा करेगी, तो अगेन आपके पास पैसे कम हो जाएंगे. आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो गई, लिक्विडिटी सक हो गई, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व और नॉट. किससे? पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा के. ऑन द अदर हैंड, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, विच मीन्स पीपल आर ऑलरेडी स्पेंडिंग लेस, we want people to encourage to increase their spending, we should not borrow from them. should we borrow from them? अगर हमने उनसे बोरो कर लिया तो उनके पास लिक्विडिटी रहेगी नहीं. so we should decrease the policy of public borrowing. this will lead to increase in aggregate demand, and the problem of deficient demand will be solved. Clear? थर्ड कंसेप्ट है बेटे पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बजट पढ़ा ना हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इनकर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इनकर करती है. रेवेन्यू जैसे कि सैलरीज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट देती है, ग्रांट देती है. कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है और बिल्डिंग्स खरीदती है, शेयर्स खरीदती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बनाती है. ठीक है. गवर्नमेंट जितना खर्चा ज्यादा करेगी बेटे, उतनी लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा भी बढ़ाएंगे. ठीक है. तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए? गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. कम खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट. उससे ज्यादा इनकम नहीं जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, इनकम कम रहेगी. इनकम कम रहेगी तो खर्चा कम करेंगे लोग, एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगी. लेकिन आजकल के दिनों में डेफिशिएंट डिमांड है. क्यों? निर्मला सीतारमन हर थर्ड पैकेज अनाउंस किया है. That is what? Expenditure to be incurred by the government on different sectors. This will boost our economy. उससे level of economic activity बढ़ेगी, employment generate होगी, income बढ़ेगी. income बढ़ेगी, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, deficient demand से निकल आएंगे. हम डिप्रेशन में जो जा रहे हैं वहां से उभरेंगे. Clear? Okay. Last is बेटे deficit financing. What is deficit financing? जब गवर्नमेंट का बजट घाटे में जाता है, पब्लिक से भी बोरोइंग ले ली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरोइंग ले ली, अभी भी घाटा डेफिसिट ऑफसेट नहीं हुआ, तो वो डेफिसिट गवर्नमेंट आरबीआई से ऑफसेट कराता है, आरबीआई से बोरोइंग लेता है. आरबीआई कैसे देती है? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट.
In context of India, deficit financing refers to the policy of the government whereby the deficit of the government is offset by borrowing from RBI. RBI gives this borrowing by printing new currency note. RBI गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है अभी 100 करोड़ का घाटा है, वो कहती है ये लो 100 करोड़ कहां से आए, नए करेंसी नोट छाप के लिए। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो मैम तो फिर क्या हर बार हम क्यों बोरो करते रहते हैं, सारा आरबीआई को बोलो नए करेंसी नोट छाप दे, हमारा क्या जा रहा है। कोई मेरे को इसका लूप होल बता सकते हैं। जब हम ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग रिजॉर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटे, इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। जब लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ गई ना, नए नोट छापे, सब लोगों के हाथों में आ गए, लोग गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, लेकिन सप्लाई इमीडिएटली नहीं बढ़ती। डिमांड बढ़ सकती इमीडिएटली, आपको पॉकेट मनी दी आपके पेरेंट्स ने, आप फटाफट मार्केट में चले गए, ठीक है, लेकिन अभी समोसे खाने, लेकिन उसने अभी समोसे बनाए नहीं, उसके पास पहले के समोसे पड़े हुए हैं और लाइन लग गई बाहर, तो क्या होगा, समोसों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, डिमांड और सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, ज्यादा डिमांड का प्रेशर होता है एग्जिस्टिंग सप्लाई के ऊपर, तो प्राइसेस राइज करते हैं। इन्फ्लेशन हम कहते ही ये हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। सुना है कभी? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इतना ढेर पैसा लेके लोग थोड़े से चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन आएगी। तो बेटे जब डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिजॉर्ट करती है गवर्नमेंट, उससे इन्फ्लेशन आती है, इसीलिए इसको कम मतलब विद इन लिमिट रिजॉर्ट किया जाता है। और जो करेंसी नोट छापे जाते हैं, अगर हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर दें, फिर इन्फ्लेशन नहीं आती। प्रोडक्शन के ऊपर खर्च कर दें, फिर इन्फ्लेशन नहीं आती। लेकिन अगर इसको कंजम्पशन के लिए खर्च किया जाता है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। So the question is how problem is solved using deficit financing. अगर excess demand है, हम चाहते हैं लोग कम खर्चा करें, तो कम deficit financing करो, कम नोट छापो। अगर deficient demand है, हम चाहते हैं लोग ज्यादा खर्चा करें, तो deficit financing करो, छापो नए नोट, क्योंकि सप्लाई तो पड़ी हुई है। ये कौन सी सिचुएशन है? एडी लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो आउटपुट तो हम बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज पड़े हैं, ठीक है। तो लोगों को ज्यादा पैसे दो ताकि उनकी डिमांड बढ़े, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉय करके प्रोड्यूसर्स आउटपुट बढ़ाएं और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके आए, ठीक है। Now we can resort to deficit financing to solve the problem of deficient demand. But if there exists excess demand, inflationary pressures, तो वो it will be fueled, rather fueled, कहते हैं ना आग में घी डालने वाली बात होगी। ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर आप और नए नोट छापोगे तो वो आग में घी डलेगा, आग और भड़केगी। Is it clear बेटे? Any child having any doubt?